ठीक है, तो जल्दी से रिज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने संख्या रेखा यानी नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें जल्दी जल्दी करके रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप कहते हो कि सर नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जिसके दोनों ही सिरों पर, मतलब दोनों ही एंड पॉइंट पर लास्ट में तीर बनाते हैं। अब बोलोगे सर तीर क्यों बनाते हैं? तो आप बोलोगे तीर इसलिए बनाते हैं कि नंबर लाइन दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ती जाती है, कभी भी उसका अंत नहीं होता। तीर यही दिखा रहा है। आप बोलोगे कहीं पर भी यहाँ पर जीरो बना देते हैं सर। जीरो के जहां पर भी जीरो दिख रहा है, जीरो के राइट साइड में दाएं तरफ क्या होगा? तो जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर को आप लिखते हो। ये आर का मतलब राइट साइड, दाएं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक लिखेंगे, क्रम के अनुसार ही लिखेंगे, 1 2 3 4, जैसे मन वैसे नहीं लिख दो ना कि 3 4 5 2 कुछ भी लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं करते। 1 2 3 4 इस तरीके से लिखो। जितने भी नंबर लिखेंगे सभी को डिस्टेंस जो है, सभी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, सभी बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, उसके बाद तीर का निशान लगाकर बोलेंगे, आगे भी लिख सकते हैं 5 6 7। उसके बाद बोलोगे सर तीर का निशान लगा देंगे जो बता रहा है कि आगे तक बढ़ते जा रहा है। अब जीरो के बाई तरफ की बात कर ले, तो बोलोगे जीरो के बाई तरफ लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? तो लेफ्ट साइड में यानी बाई तरफ आप नेगेटिव नंबर को दर्शाते हो। तो यहाँ पर देखोगे जीरो के बाद -1, यहाँ पर -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, और ये बढ़ते जाएगा अनंत तक। तीर का निशान बता रहा है। ये तो नंबर लाइन बन गया आपका। यहाँ पर आप बोलोगे सर किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को एक मात्रक दूरी कहते हैं। किसी भी दो लगातार नंबर की दूरी पूछूं तो आप बोलोगे सर एक मात्रक दूरी होगा, यूनिट डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है कि दाएं तरफ के नंबर, अगर मैं कोई दो नंबर लिख रहा हूं तो जो भी नंबर राइट साइड में होगा, दाएं तरफ होगा, वो नंबर बड़ा होगा। जो भी नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई भी दो नंबर को ले लो। अगर मैं यहाँ पर दो नंबर को ले रहा हूँ, -2 और -3 को, तो बोलेंगे -2 राइट साइड में है तो -2 बड़ा रहेगा और -3 छोटा रहेगा। 3 और 4 को देखोगे तो बोलोगे 4 बड़ा रहेगा, 3 छोटा रहेगा। क्यों? 4 दाएं तरफ है, 3 बाईं तरफ है ना? तो ये दाईं तरफ है और ये बाईं। ये हमने देखा था। इसके अलावा एक कंसेप्ट हमने ये भी सीखा था कि कभी भी आपको अगर कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ ली जाए तो आपको जरूरी नहीं कि आप पॉइंट प्लॉट करके उसको काउंटिंग करोगे। सीधे सीधे आप बोलोगे सर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि 4 और 8 के बीच की दूरी, तो आप बोलोगे सर 8 बड़ा है, तो 8 में से 4 को घटा दो, यहां से आ जाएगा 4, और 4 के बाद लिखेंगे 4 मात्रक या 4 यूनिट्स, तो यहां से आंसर आ जाएगा 4 यूनिट। अब पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं पूछूं कि -2 और 5 के बीच की दूरी बताइए, तो आप बोलोगे सर बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, तो 5 में से -2 को घटाओगे, 5 माइनस -2, और ये देखो सॉल्व करके आ जाएगा 5 + 2, और आंसर आ जाएगा आपका 7 यूनिट, है ना? तो आंसर बोलेंगे पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस कभी भी निकालो पॉजिटिव ही आएगा। इवन मैं आपसे बोलूं दोनों ही नेगेटिव दे दूं, -3 और -8, इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो -8, सॉरी -3 बड़ा है, तो -3 में से -8 को घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इकाई। ठीक है, तो -3 में से -8 घटाने पे डिस्टेंस 5 इकाई ही आएगा। बताइए, ये सारी चीजें क्लियर है सभी का? इतना ही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। रिकॉल क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन है, होल सेक्शन में सभी लोग करिएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्लास में हमने किया भी था। आपसे बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर एक कौन सी दो संख्याओं के बीच में स्थित। तो ऑप्शन को देखो और आंसर करो। बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बस देखना है कि नंबर लाइन पर एक के पहले कौन सा नंबर आएगा और एक के बाद कौन सा नंबर आएगा। ट्राई करिए। चलिए, अब पोल दिख रहा होगा आपको, और कोशिश करना है कि सभी का आंसर सही हो, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आपको देखना है कि एक के पहले क्या होता है, एक के बाद में क्या होता है। तो जो भी पहले होगा और जो बाद में होगा उसी के बीच में तो एक होगा। देखिए एक कौन सी दो संख्याओं के बीच में है। चलिए सभी ने आंसर दे दिया है। 10 सेकंड और रुकते हैं, एक बच्चे का आंसर बाकी है। तो सभी ने आंसर दिया एक को छोड़कर, तो जिनका नहीं हुआ है ना वो भी एक बच्चा जल्दी से आंसर दो। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ। काफी अच्छी बात है, काफी जल्दी आप सभी ने आंसर कर दिया और सभी के आंसर सही भी। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक के पहले क्या आता है, एक के पहले 0 आता है, एक के बाद में क्या आता है, एक के बाद 2 आता है। तो बोलोगे एक कहाँ है, 0 और 2 के बीच में स्थित है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 0 और 2 के बीच में, है ना। आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करोगे, बोलेंगे सर एक यहाँ होगा, 0 के बाद और 2 के पहले, है ना, 0 और 2 के बीच में एक होगा। ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ऐसे लिख सकते हो, 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा, और 1 से बड़ा 2 होगा, ऐसे लिख देना। तो आपको ये दिख रहा है एक जो है 0 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी नंबर अगर दो नंबर के बीच में है। ठीक है, तो बोलोगे 0 से बड़ा और 2 से छोटा। समझ में आया, बताइए, ये भी समझ में आया ना। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगली क्लास में हमने क्या कोई नया टॉपिक मैंने बताया था स्टार्ट करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। हो सकता है फ्रैक्शन के बारे में आप सभी को कुछ पता है ना, काफी लोग को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग फ्रैक्शन ही नहीं पढ़ेंगे, काफी छोटे छोटे कंसेप्ट को देखेंगे। फ्रैक्शन आया कहाँ से, उसका मतलब क्या होता है, डेली लाइफ में कहाँ पर आप देखते हो इसे, काफी सारी चीजें को देखेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन पर कितनी रोटी दिख रही है, तो आप बहुत जल्दी से आंसर कर पाओगे। बोलोगे सर यहाँ पर हमें एक रोटी दिख रहा है ना, एक रोटी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके पास यहाँ पर दो भाई है, ए और बी, ठीक है, इन दोनों ही को इस रोटी को हमें बांटना है। तो आप क्या करोगे, इसे बराबर बराबर अगर बांटना है, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर इक्वल नहीं दिखा रहा था तब तो मैं इसे इस तरीके से डिवाइड कर देता, बोलता कि ए को ये वाला हिस्सा दे दो और बी को ये वाला हिस्सा दे दो। लेकिन ऐसे क्या होगा, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। बोलेंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो अगर बराबर हिस्सों में बांटना है तो क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसको एकदम बीच से फोल्ड करेंगे, है ना, इस तरीके से काटेंगे इसे रोटी को। अब एक भाई को, अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी नाम है, तो पहले भाई को ये वाला रोटी दे दो, दूसरे वाले भाई को ये वाला हिस्सा दे दो, है ना, ए और बी, है ना, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो आप कहोगे कुछ इस तरीके से बांटा सर, इस रोटी को दो टुकड़े कर दिए, दोनों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, क्या किए, इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, बराबर हिस्सों में बांटा। अब इन दोनों को मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ऊपर जो लिखा हुआ है इसका नाम है ए, जो नीचे है इसका नाम है बी। अगर मैं पूछूं कि ए को, ये वाला हिस्सा ए को दिया गया और ये वाला हिस्सा बी को दिया गया, अगर मैं पूछूं कि ए को कितना रोटी मिला, आप बोलोगे सर ए को आधी रोटी मिली, या बोल सकते हो आधा रोटी मिला, है ना, हाफ रोटी मिला। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी को कितना मिला, आप बोल दोगे सर दोनों ही को बराबर रोटी बांटा गया, बराबर बराबर बांटे गया ना, तो ए को अगर आधा मिला तो बी को भी आधा मिला होगा, तो बी को भी आधा रोटी मिला, है ना, देख भी सकते हो पिक्चर में दोनों ही को बराबर बराबर मिला। तो ये तो हो गया बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलेंगे सर ए को आधा मिला, बी को भी आधा मिला। लेकिन इसे हम लोग नंबर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित की भाषा में आधा को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो आपको अगर मैं बोलूँ ना कि ये वाला रोटी कितना है, आप बोलोगे सर ये एक रोटी है, तो मैं बोलूंगा एक, तो ये हिंदी में इस तरीके से लिख दोगे, लेकिन नंबर के फॉर्म में आप इसे ऐसे लिखते हो। अगर मैं यहाँ पर दो रोटी ऐसे ऐसे बना दूं, आप बोलोगे सर इसे मैं दो रोटी इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, दो लिख देंगे नंबर के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर 5 रोटी बना दूं इस तरीके से, आप इसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिखोगे। आप लोग को पता है ये तो आसान है सर, ये बोलेंगे सर यहाँ पर 5 रोटी है,
तो यहाँ पर ये सारे नंबर को जो आप देख रहे हो 1, 2 और 5, ये आखिर बता क्या रही है? ये किसी भी चीज के क्वांटिटी को बता रही है क्या? ये बताइए। किसी भी चीज के क्वांटिटी यानी मात्रा को बता रही है कि वो कितना है, हाँ या ना? ठीक है, मात्रा को बता रही है ना कि उसका कितना मात्रा है, कितना है वो। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 5 तो ठीक है, वो मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो उसको हम लोग नंबर के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो ये जो आधा लिखा हुआ है, आधा तो भी तो मात्रा बता रहा है, किसी चीज के क्वांटिटी को बता रहा है कि कितना रोटी आपको मिला, है ना? मैंने पूछा था कितना रोटी मिला, तो आप बोले आधा तो मिला, तो ये क्वांटिटी को बता रहा है। तो आधा को आप मैथ्स के फॉर्म में 1/2 से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि आधा को 1/2 लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? कि आधा को 1/2 लिखते हैं। ठीक, तो ये तो आपने समझ लिया कि ए को कितना मिला, आधा मिला, और इसे हम लोग लिख देंगे मैथ्स के फॉर्म में 1/2, और बी को भी 1/2। अब यहां पर सवाल उठता है कि इसे 1/2 हमने क्यों लिखा, है ना? क्वेश्चन उठेगा ना कि 1/2 क्यों लिखा। तो इसको समझिएगा, हर चीज को डिटेल में आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। आप बोलोगे सर एक रोटी था, इस एक रोटी को कितने हिस्सों में बांटा गया, मुझे बताइए, कितने हिस्से किए गए इसको? आपने बोला एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये है, तो कुल 2 हिस्सों में उसे बांटा गया। ठीक है, कुल 2 हिस्सों में उसे बांटा गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में बांटे गए। उसमें से ए को कितना मिला, 2 हिस्सों में से कितना हिस्सा ए को मिला? आप बोलोगे ये दो जो बराबर बराबर हिस्से हैं, इसमें से एक हिस्सा ए को मिला। ठीक है, तो एक हिस्सा ए को मिला, तो बोलोगे एक हिस्सा 2 हिस्सों में से। ठीक है, तो बोलोगे 1/2, 2 में से एक हिस्सा। समझ में आया? बी को कितना मिला, तो फिर से आप बोलोगे 2 में से एक हिस्सा बी को मिला, तो 1/2। ठीक है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो, एक रोटी को 2 भागों में बांटा गया, 2 बराबर भागों में बांटा गया। क्लियर हुआ? 2/1 लिखना गलत होगा, 2/1 मत लिखना। ठीक है, आधा को 1/2 लिखोगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि 1/2 कहते हैं 2 में से 1 भाग। 2 हिस्से किए गए थे, और इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इम्पॉर्टेंट यही है कि जो 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए, दोनों हिस्से इक्वल होने चाहिए। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों ही आपस में बराबर होगा, तभी हम लोग इसको 1/2 लिख पाएंगे। क्लियर है? तो हमने ये समझा कि आधा क्या होता है। आधा के बारे में अब मैं जब भी पूछूं तो आप क्या लिखोगे? बोलेंगे जब भी आधा होगा सर, इसे मैं मैथ्स के फॉर्म में 1/2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी एक पूरी चीज को, है ना, पूरे चीज को 2 भागों में बांटना या 2 बराबर भागों में बांटना, बताइए। 2 भागों में बांटना तो ए लिखो, 2 बराबर भागों में बांटना तो बी लिखो। मुझे बताइए आधा क्या होगा? किसी भी एक चीज को 2 भागों में बांटना होगा या 2 बराबर भागों में बांटना होगा, ए या बी? अगर आपको लगता है 2 भागों में बांटना तो ए लिखिए, अगर आपको लगता है 2 बराबर भागों में बांटना तो बी लिखिए। आप बोलोगे सर 2 बराबर भागों में बांटेंगे तभी आधा होगा, तो आप कह सकते हो कि एक पूरी चीज को, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 बराबर भागों में जब बांटोगे तो उसे हम उसका पूर्ण का आधा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये इस तरीके सर्किल बना के मैं इस तरीके से इसको कट कर देता, तो मुझे बताइए इस वाले भाग को जो मैं अभी सेट कर रहा हूं, इसे आप 1/2 लिखोगे क्या? यस या नो? ये भी 2 में से एक हिस्सा है, लेकिन आप बोलोगे सर ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों भाग बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब तक बराबर नहीं रहेगा आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हुआ? तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास अगर एक पूर्ण रोटी है, इसे 2 बराबर भाग में अगर बांटा गया है, हमेशा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 2 बराबर भागों में बांटा गया तो दोनों ही आधा होगा, और दोनों ही को आप 1/2 1/2 लिख सकते हो, 2 में से एक हिस्सा 2 में से एक हिस्सा, दोनों हिस्से जहां पर बराबर। ठीक है, चलिए, डेली लाइफ में आप, अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक लेमन है ना, या ऑरेंज है, जो भी आपको दिख रहा है, नींबू, है ना, नींबू, ये कितना है, एक नींबू है। अगर मैं पूछूं कि इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया, तो इस नींबू को आप क्या बोलोगे? ये कितना नींबू है? आप बोलोगे सर ये आधा नींबू है ना, आधा है। तो आधा को आप क्या लिखोगे मैथ्स के फॉर्म में? जनरल लाइफ में तो आप, अगर आपसे कोई पूछा जाए
तो घर पर आप थोड़ी बोलोगे 1/2 नींबू है ना। घर पर आप जनरली मार्केट में जाकर आप क्या बोलोगे, आधा या 1/2, तो आप बोलोगे आधा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के फॉर्म में 1/2 लिखते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के फॉर्म में 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अगर आगे जाकर आप क्या पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, मेंसुरेशन पढ़ोगे, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, वहां पर अलग अलग प्रकार के शेप्स के बारे में पढ़ना है आपको, अलग अलग आकृति के बारे में। तो यहाँ पर एक वृत्त दिखाया गया है आपको, एक सर्कल दिखाया गया है, इस आकृति को सर्कल कहते हैं। इसको अगर मैं दो बिल्कुल बराबर भागों में इस तरीके से बांटूं, तो इसे मैं कहूंगा ये पूर्ण सर्किल है ना, पूर्ण वृत्त है। इस वाले भाग को आप क्या बोलोगे, ये आधा वृत्त है ना, इसे अर्धवृत्त भी कहते हैं। तो ये आधा है, तो ये 1/2 होगा, है ना, इस वाले का आधा होगा, ठीक है। 1/2 वृत्त है। ये एक पूरा एक शेप है, इसको मैंने आधा दो बराबर भागों में बांट दिया, तो एक भाग यहाँ दिखाया गया, तो आप इसे लिखोगे 1/2, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि कभी भी आप आधा देखोगे तो आधा जैसे ही देखोगे तो आप बोलोगे सर पूर्ण का कुछ हिस्सा है ये, और इसे 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सिचुएशन में बदल रहा हूं। अब अगर मैं कह रहा हूं कि अभी तक आपके पास क्या थे, दो फ्रेंड थे ए और बी। अब ए का एक दोस्त आ गया आपके पास सी, और बी का एक दोस्त आ गया डी, ठीक है। तो अब कितने लोग हो गए, आप बोलोगे सर आपके पास अब 4 लोग हो गए, है ना। तो टोटल 4 लोग हो गए, ठीक है, 4 लोग हो गए। तो अब मुझे यहाँ पर इस एक रोटी में से इसे 4 लोगों को बराबर बराबर बांटना है। सिर्फ नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल रहा कि 4 लोगों को बांटने हैं। 4 लोगों को बांटना तो बहुत आसान है, मैं इस तरीके से कट कर दूंगा, है ना, ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, और ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, ऐसे बांट देंगे। लेकिन आप बोलोगे सर अगर बराबर बराबर बांटना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सभी फ्रेंड को बराबर बराबर देना, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, पहले तो इसे आधा करोगे, ठीक है। पहले तो आप इसे आधा कर लिए, आप ऊपर वाले भाग को 1/2 बोलोगे, नीचे वाले भाग को भी 1/2 बोलोगे। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से फिर से काट रहा हूँ। अच्छा, काफी लोग एन लिख रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हो आप, कुछ बोलना चाह रहे हो तो माइक ऑन करके बता दो, ठीक है। अशोक, खुशी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, अमित, शाहिद, काफी लोग एन लिख रहे हैं। चलिए समझते हैं, अगर कुछ नहीं है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 हिस्सों में बांट दिया। आप बोलोगे सर इस वाले हिस्से को मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है इसे मैं ए को दे दिया, ये वाला हिस्सा मैंने सी को दे दिया, ये वाला हिस्सा मैंने बी को दिया, और ये वाला हिस्सा मैंने डी को दिया। मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना चैट सेक्शन में बताइएगा। यहां पर एक पूरी रोटी को कुल कितने हिस्सों में बांटे गए, मुझे बताइए, कुल कितने हिस्सों में बांटे गए। आप बोलोगे 4 लोग थे तो 4 हिस्सों में बांटे गए, ठीक है। अब मुझे बताइए ए को कितना हिस्सा मिला, तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा मिला, कुल कितने हिस्सों में से, 4 हिस्सों में से, 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा मिला। तो बोलोगे ए को कितना मिला, देखो बस ए को ये वाला भाग मिल रहा है जो मैं भी लाल कलर से रंग, ठीक है, ये वाला। तो बोलोगे ए को कितना मिला, 1/4 मिला। क्लियर हुआ। इसको जनरल बोलचाल की भाषा में क्या लिखते हैं, 1/4, है ना, 1/4, या कह देते हैं 1/4, ठीक है। तो 1/4 को लिखते हैं 1/4। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डी को कितना मिला, डी को कोई बता सकता है तो बताइए। बोलोगे सर सभी को बराबर बांटे गए थे ना, अभी आपने बोला कि ए बी सी और डी को सभी को इक्वल इक्वल डिवाइड करने थे, बराबर बराबर बांटने थे। तो अगर ए को 1/4 मिला है तो डी को भी 1/4 मिला होगा, है ना, क्योंकि टोटल 4 हिस्से किए थे, चारों हिस्से बराबर थे, और उसमें से एक हिस्सा डी को मिला, तो डी को भी 1/4 मिला। बी को कितना मिला, तो बोलोगे बी को भी 1/4 मिला, सभी को 1/4 मिले, तो हम कह सकते हैं तो सभी को 1/4 मिले, तो 1/4। तो ये समझ में आया कि 1/4 क्या है। तो ऊपर में क्या लिख रहे हो, देखो अगर 1/4 लिख रहा हूं ना, तो यहां पर आप कह सकते हो दो तरीके से कि एक रोटी को 4 हिस्सों में बांटा गया, या कह सकते हो तो टोटल 4 हिस्से किए गए थे, उस 4 में से एक हिस्सा ए को मिला है, ठीक है, 4 में से एक हिस्सा। क्लियर हुआ। तो नीचे लिखते हैं कुल कितने हिस्से थे आपके पास, ऊपर लिखते हैं जिस हिस्से की आप बातें कर रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपने बोला कि सबसे पहले तो सर दो भागों में बांटा, आधा आधा कर लिया, और फिर उसे फिर से बांटा,
तो ये सभी को मैंने बोला कि 1/4 ये वाला भाग भी। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, कहीं मैं ऐसे लिख दूं A/B या मैं A/B लिख, दोनों ही चीज क्या है, सेम है। ठीक है, सेम चीज है। कई बार मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A/B। ठीक है, तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4। ठीक है, इतना क्लियर है, बताइए यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि 1/4 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज को, एक रोटी को चार, ये भरा 4 हिस्सों में बांटना, ऐसा मत बोलना, बोलना 4 बराबर हिस्सों में बांटना, हमेशा इक्वल पार्ट्स बोलना जरूरी है। ठीक है, अब हमने ये भी सीख लिया यहाँ पर कि किसी भी एक चीज को आप कुछ लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हो कि नहीं, बांट सकते हो ना, जितने भी लोग आ जाए, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4, 5, है ना, किसी भी एक चीज को अलग अलग लोगों में बराबर बराबर करके बांट सकते हैं। चलिए ये सीख लिया। अब आगे देखते हैं, कई बार आप लोग डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में, अपने आप बोलचाल की भाषा में कई बार आप बोलते हो आधा किलो सेव, कई बार बोलते हो 2/3 पानी, ग्लास में 2/3 पानी है या 1/4 रोटी है। इसका मतलब क्या होता है, देखो 1 किलोग्राम कोई एक फिक्स क्वांटिटी होता होगा। 1 किलोग्राम क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, कितना भी तो मात्रा होगा ना, 1 किलोग्राम में 4, 5 सेव आएंगे, 8 सेव आएंगे, 10 सेव आएंगे, कुछ तो आएंगे। अगर मैं इसी का आधा कर दूं तो आप बोलोगे सर 1/2 kg, ये आधा किलो सेव हो जाएगा, है ना, ये हो गया आधा किलो सेव। ये समझ में आया कि 1 किलोग्राम के, 1 किलोग्राम जितना भी होगा उसी के आधे को 1/2 kg बोले, तो आधा किलो सेव बोलचाल के भाषा में बोलते हैं। अगर मैथमेटिक्स में लिखना रहेगा, आपका आंसर अगर 1/2 लिखना, आधा किलो सेव लिखना रहेगा आपको मैथ्स में आंसर, तो आप ऐसे लिखोगे क्या, आप ऐसे आंसर नहीं लिखोगे, मैथ्स के फॉर्म में लिखना होगा आपको, नंबर के फॉर्म में लिखना होगा। तो नंबर के फॉर्म में आप लिखोगे 1/2 kg एप्पल। ये समझ में आया, चलिए ये तो समझ लिया आपने। अभी समझते हैं ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी वाला जो है, गिलास वाला। तो इसको देखो, 2/3 पानी कहने का मतलब क्या हुआ, आप लिखोगे 2/3 पानी। ठीक है, अब 2/3 पानी कहने का मतलब 3 में से 2 हिस्से, है ना, 3 में से 2 पानी मत बोलना, क्योंकि पानी को 2 पानी, 3 पानी, पानी तो काउंटेबल है नहीं, उसको आप गिन नहीं सकते, है ना, पानी को आप गिन नहीं सकते। तो आप बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ निशान बना दूंगा। देखो कैसे करूंगा, इस पूरे ग्लास को मैं 3 बराबर भागों में बांट रहा हूँ। एक लाइन में यहां पर बना दिया, एक लाइन में यहां पर बना दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हिस्से हैं, तीनों ही हिस्से क्या है, आपस में बराबर है ना, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये तीनों हिस्से बराबर हैं, मुझे बताइए इस ग्लास को कुल कितने हिस्सों में बांटा गया, बताइए, चैट में लिख के बताइए। इस ग्लास को कुल 3 हिस्सों में बांटे गए, तो अगर मैं कुल हिस्सों की बात करूं, कुल हिस्सों की बात करूं, तो आप बोलोगे सर 3, क्या ये 3 हिस्से बराबर हैं, क्या ये 3 हिस्से आपस में बराबर हैं, पहला हिस्सा दूसरे के बराबर, दूसरा हिस्सा तीसरे के बराबर, बोलोगे हाँ सर, आपने ही बोला था इसे बराबर बराबर बांटा गया। तो ये जो तीनों हिस्से दिख रहे हैं, पहला हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला, तीसरा हिस्सा ये वाला, तीनों हिस्से बराबर है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसको रिप्रेजेंट करके बताओ कि इस ग्लास में कितना पानी है, तो इसको आप नंबर के फॉर्म में, जनरल लाइफ में तो बोलोगे 2/3, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर 2 हिस्से भरे हुए हैं आउट ऑफ 3 हिस्सा, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से भरे हुए हैं, पहला हिस्सा ये भरा हुआ है ना, दूसरा हिस्सा ये वाला भरा हुआ है, तो 2 हिस्से भरे हुए कुल 3 हिस्सों में से। ये समझ में आया, 3 में से 2 हिस्सा भरा हुआ है, ये समझ में आया, इसलिए मैं लिख रहा हूं 2/3 पानी। क्लियर हुआ, चलिए अगर मैं अभी यहीं पर आपसे पूछ लूं, मुझे इस वाले भाग को बताओ कि कितना हिस्सा में पानी खाली है, तो इसको आप नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं खाली वाले भाग की बात करूं, तो ग्लास में कितना खाली है, तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा खाली है, आपने जो 3 हिस्से किए थे उसमें से एक हिस्सा खाली है, तो कुल कितने हिस्से थे, तो कुल 3 हिस्से थे, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा पानी खाली है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, बताइए, इतना क्लियर हुआ, है ना। चलिए अब 1/4 रोटी के बारे में तो आपको पता ही है कि 1/4 होता है, 4
भाग में बांटा गया, चारों इक्वल पार्ट में बांटा गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो वही चीज लिखा गया 1/2 kg, 2/3 पानी, 1/4। ठीक है, अब तक देखो, अभी तक हमने काफी चीज देखा, लेकिन अभी तक मैंने भिन्न को, फ्रैक्शन को डिफाइन नहीं किया। परिभाषा क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया, बस भिन्न को अलग अलग सिचुएशन में देख रहे हैं। अब हम लोग जब इतना चीज समझ चुके हैं ना, तब अब आप भिन्न को समझ सकते हो कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, आप बोलोगे सर फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, पी बाई क्यू के रूप की एक संख्या होती है। पी बाई क्यू के रूप लिखने का मतलब पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा, या कई बार आप एक्स बटा वाई लिखा हुआ देखोगे बुक में, कई बार ए बटा बी लिखोगे, तो कुछ भी लिख सकते हो। मैं पी बाई क्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो पी बाई क्यू के रूप में नंबर होगा, जो रिप्रेजेंट क्या करेगा, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। पूरे पूर्ण को निरूपित नहीं करेगी, ये ध्यान दीजिएगा, पूरे पूर्ण को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा भिन्न क्या होता है। तो भिन्न को आप इस तरीके से शॉर्ट में आप याद रखना, पूर्ण का, आप नोट करो साथ के साथ, पूर्ण का कुछ भाग, जो चीज मैं लिख रहा हूं साथ के साथ आप लिख सकते हो। पूर्ण का क्या होगा, कुछ हिस्सा होगा या कुछ भाग होगा। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन कुछ नहीं है, पार्ट है ना, भाग है किसका, ऑफ दी होल। होल मतलब पूरा, तो पूरे का कुछ हिस्सा है, पार्ट ऑफ द होल। जीरो क्या क्वेश्चन क्यू। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं अफाक। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन पूछना थोड़ी देर में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि जीरो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण का कुछ भाग होगा, इतना क्लियर हुआ, बताइए। ये नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, अगर ये नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, इसको समझते हैं पूर्ण का कुछ भाग क्यों कह रहे हैं। देखिए यहां पर अगर मैं लिख रहा हूँ 5/6, 5/6 क्या है, आप बोलोगे सर किसी भी एक चीज को 6 हिस्सों में बांटा गया होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूं, ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी 6 हिस्से आपको दिख रहे हैं, ठीक है, टोटल 6 हिस्से, मुझे बताइए इस सर्किल को कितने पार्ट में बांटा गया। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, कुल 6 हिस्सों में बांटा गया। अगर मैं इसमें से कोई भी 5 हिस्से को रंग दूं, इसको मैं रंग रहा हूं, इसको मैं रंग रहा हूं, इसको मैं रंग रहा हूं, ये और ये, अब मुझे बताओ रंगे हुए भाग को मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर 5 हिस्सों को रंगा गया कुल 6 हिस्सों में से, तो ऊपर जिसकी भी बातें कर रहे हो तो वो लिखोगे, नीचे कुल हिस्से को लिखोगे, और सभी हिस्से बराबर होने चाहिए। तो आप बोलोगे 5/6। तो 5/6 क्या है, एक भिन्न है। तो 5/6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे बताइए, पूर्ण का भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पूर्ण के भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलोगे 5/6 क्या है, एक भिन्न है ना, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए अगर मैं हाफ की बात करूं, 1/2 की बात करूं, तो 1/2 तो सीधे सीधे आपको याद है कि 1/2 क्या होता है, 1/2 आधा होता है ना, किसी भी चीज के आधे को बोलते हो आप। वन आधे करने का मतलब क्या हुआ, पूरे का कुछ भाग है ना, आपके पास कोई भी चीज है, उसके कुछ आधा क्या होगा, उसका कुछ एक पार्ट होगा, उसी का एक भाग होगा। तो आप बोलोगे 1/2 भी क्या है सर, ये एक पूर्ण का एक भाग है। तो आप बोलोगे यह भी एक भिन्न है ना, ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 1/2 भी एक फ्रैक्शन होगा, दो में से एक हिस्से। ठीक है, तो 1/2 जब लिखेंगे तो बोलोगे दो में से एक हिस्सा, या एक को दो भागों में बांट। चलिए अब आगे मैं लिख रहा हूं, आगे जो नंबर दिख रहा है मुझे 3/4 दिख रहा है। 3/4 को समझिए, मुझे बताइए भिन्न है कि नहीं है, यस या नो। आप बोलोगे सर बिल्कुल भिन्न होगा, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है ना, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। आप बोलोगे चार में से, कुल 4 में से 3 हिस्से, जैसे अगर मैं एक स्क्वायर बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिए, मैं यहाँ पर एक वर्ग बना रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ, और इसको 4 हिस्सों में बांट रहा हूँ, और इसको मैं कुछ भाग को रंग रहा हूँ।
ठीक है, इस वाले भाग को मैं रंग दिया, इस वाले भाग को मैं रंग दिया, और इस वाले भाग को मैं रंग दिया। अब यहाँ बोलोगे सर इस स्क्वायर को कितने कुल हिस्से हो गए, तो बोलोगे एक स्क्वायर को कुल 4 हिस्सों में बांटा गया। रेड वाले भाग को आप कैसे लिखोगे, तो रेड वाले को आप बोलोगे सर 3 हिस्सा रंगा गया कुल 4 हिस्सों में से। तो ये 3 हिस्सा क्या है, पूरा 4 हिस्से का कुछ भाग ही तो है। ये 3 जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, एक पूरे वर्ग का कुछ हिस्सा है वो, है ना। 3/4 क्या है, एक भिन्न है। तो जो भी पूर्ण का कुछ हिस्सा दिखेगा, पूर्ण का कुछ भाग दिखेगा, वह एक भिन्न होगा। कोई भी चीज अगर पूर्ण हो जाएगा तो वो भिन्न नहीं होगा। चलिए, अगर मैं लिखूं 7/6, इसको बातें करते 7/6 की, 7/6 भिन्न होगा कि नहीं होगा, यस और नो। बोलेंगे हाँ सर, ये भी P/Q के रूप में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, भले ऊपर में बड़ा नंबर दिख रहा है, देखो यहाँ थोड़ा सा तो आपको अजीब सा लग सकता है कि 6 में से 7 हिस्से, ठीक है, तो 6 में से 7 हिस्सा तो नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर में बड़ा नंबर भी लिखा गया है, ऊपर में बड़ा लिखा गया है, तो भी बोलोगे यस, यह एक भिन्न है ना, ये भी एक भिन्न है। किस प्रकार का भिन्न है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार का भिन्न है। इसे हम लोग आगे जब अगले क्लास में पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। तो एक अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना कि हाँ यह एक भिन्न है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5/3, तो यह भिन्न होगा कि नहीं होगा, बताइए। 5/3 भिन्न होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर, ऊपर में बड़ा भी अगर लिखा गया है तो बिल्कुल हम बोलेंगे हाँ भिन्न है ना। 5/3 क्या है, एक भिन्न तो है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये पूर्ण को नहीं दर्शा रहा है, पूरी चीज को नहीं दर्शा रहा है। अब देखो एक चीज मैंने छोड़ा था यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखो ये लिखा हुआ है सरलतम रूप, ये दिख रहा है सभी को, सरलतम रूप जो लिखा हुआ है ना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको नहीं समझोगे तो भिन्न आपका अधूरा रहेगा। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, अगर मैं बोलूं क्या P/Q के रूप की सारी ही संख्या भिन्न होती है क्या, बताइए जल्दी से, हाँ या ना। P/Q के रूप की सभी संख्या भिन्न होगी, जो भी आपको लगता है बस आंसर दो। कह रहे हो यस, देखो यहां पर आप बोलना, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ी देर में आपका आंसर बदल जाएगा, आप बोलोगे नो, ठीक है। P/Q के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं होती, आप बोलोगे सर क्यों, है ना। अभी आपने बताया कि P/Q के रूप की सभी संख्या भिन्न होती है। अब देखो यहां पर एक क्या चीज था, यहां पर एक चीज छुपा हुआ था, जिसको मैं फिर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, सरलतम रूप। तो जब तक आप सरलतम रूप को नहीं समझोगे तब तक आप पूरी चीजें नहीं समझ पाओगे। देखो कभी भी मैं P/Q के रूप की संख्या लिख दूं ना, तो आपको क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं 4/, यहाँ पर 20 लिख दिया, क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या यह सरलतम रूप में है, आप बोलोगे नहीं सर, इसको हम लोग और सरल कर सकते हैं। बोलोगे सर 4 से काटेंगे 20 को, 4×5 = 20, और इसे लिखेंगे 1/5, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15/25, क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और अगर नहीं है तो आप इसे कन्वर्ट करके बताइए, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। आप क्या लिखो, बोलोगे सर 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 25 भी आता है, तो लिखेंगे 5×3 = 15, 5 से काटेंगे और 5×5 = 25, तो ये लिख देंगे 3/5। अब क्या है, बोलेगे 1/5 में भिन्न है सर, 3/5 में भिन्न है, क्योंकि 5 में से 3 हिस्से को दिखा रहा है, एक में से 5, 5 में से एक हिस्से को दिखा रहा है। लेकिन अब समझिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिख दूं 7/7, देखो ये P/Q के रूप में तो है ना, P/Q के रूप में तो है, लेकिन 7/7 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप अगर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। और ये 1 क्या है, ये एक पूर्ण संख्या आ गई, है ना, ये क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया। तो अगर पूर्ण संख्या है तो वो भिन्न नहीं होगा,
ठीक है, कभी भी अगर सॉल्व करके पूर्ण संख्या आ जाएगा तो वो भिन्न नहीं होगा। क्लियर हुआ? पी बाई क्यू के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं होती। समझ में आया या नहीं आया? अगर मैं यहां पर और उदाहरण दूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 20/4, ये बताइए ये भिन्न है क्या? आप बोलोगे सर ये पी बाई क्यू के रूप में तो है ना? आप बोलोगे सर ये पी बाई क्यू के रूप में तो है ही, ऊपर में पी है नीचे में क्यू है, लेकिन इसको आप जब सॉल्व करोगे, मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, तो बोलोगे सर ये 4×5 = 20 आ जाएगा, है ना, ये 5 आ जाएगा। अब 5 क्या है? 5 एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या हो गया ना, पूरी चीज को दिखा रहा है। ये किसी चीज के हिस्से को नहीं दिखा रहा, है ना, कोई भाग को नहीं दिखा रहा, ये पूर्ण ही दिखा रहा है। 5 रोटी है, 5 पेन है, हिस्सा को दिखा रहा है क्या? आप बोलोगे ये भाग को नहीं दिखा रहा है, पूर्ण को दिखा रहा है, तो आप बोलोगे ये पूर्ण है, ये भिन्न नहीं होगा। समझ में आया? तो ये भिन्न नहीं होगा। समझ में आया? अगर पूर्ण आ गया तो भिन्न नहीं होगा। अगर मैं यहां पर यही लिखता 20/8, इसको समझो, अगर मैं 20/8 लिख दूं, तो आप बोलोगे सर 2 से अगर मैं काटूं या 4 से काटोगे तो 4 के टेबल में 20 भी आएगा, 8 भी आएगा, तो 4×5 = 20, 4×2 = 8, ये क्या दिख रहा है? 5/2। अब देखो ये पूर्ण है क्या? आप बोलोगे सर ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये भिन्न है। समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई डाउट भी है तो क्लियर हो जाएगी अभी। सबसे पहले मैं दे रहा हूं, मुझे बताइए 5/30, बताओ ये भिन्न है कि नहीं? बस यस या नो में आंसर बताइएगा। पी बाई क्यू के रूप में तो सभी लिखा रहेगा, तो आप बोलोगे सर 5/30 को क्या लिखेंगे? 5×6 = 30। अच्छा, इसमें एन क्यों आ रहा है? आप तो बोलोगे 1/6 भिन्न है ना, ये पूर्ण, देखो पूर्ण संख्या नहीं है वो भिन्न हो जाएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे पूर्ण संख्या नहीं है ये भिन्न है। ठीक है, ये 6 में से एक भाग को दिखा रहा है, तो 1/6 भिन्न है ना, ये बोलेंगे भिन्न है। समझ में आया? अगर मैं लिख दूं 12/12, ऊपर और नीचे अगर सेम लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर ये कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ये कट के एक आ जाएगा, तो ये भिन्न नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण आ गया, है ना, पूर्ण आ गया। ठीक है, ये पूर्ण है, भिन्न नहीं। अगर मैं लिखूं 10/8, ये बताइए ये भिन्न है कि नहीं? ये बताइए। आप बोलोगे हाँ सर ये भिन्न है, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार, ये देखो 5/4 आया, ये पूर्ण है क्या? आप बोलोगे सर पूर्ण नहीं है, तो ये पूर्ण नहीं है तो ये क्या होगा? ये भिन्न होगा, है ना, भिन्न होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 16/4, ये बताइए 16/4 भिन्न होगा क्या? तो 16/4 के बाद ये बोलोगे सर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, हमेशा सरलतम रूप में आपको कन्वर्ट करना है, उसके बाद बोलोगे 4 है, 4 क्या है? पूर्ण है, तो पूर्ण है तो भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो भिन्न नहीं होगा। समझ में आया? अब बताइए इतना क्लियर हुआ? अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो माइक ऑन करके। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में सभी लोग करेंगे। ठीक है, बस आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन नहीं है वही आपका आंसर है, तो जो नहीं है वही आंसर है। थोड़ी देर में पोल दिखेगा। पहला ऑप्शन लिखा गया है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 5/7, तीसरा ऑप्शन है 4/4, ऑप्शन है 8/6। ठीक है, चलिए अभी मैं पोल, चलिए अभी पोल दिख जाए, अभी जाकर आंसर करो। कौन सा भिन्न नहीं है? आपको भिन्न नहीं पहचानना, आपको पहचानना है कि कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, विच इज द नॉट अ फ्रैक्शन। सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। वेरी गुड, अभी तक सब आंसर सही आए।
सभी लोग करिए, देखिए कौन सा एक फ्रैक्शन नहीं है, कौन सा एक भिन्न नहीं है। तो 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, वो भी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकंड। अभी 2 बच्चे और, 2 बच्चे और बच रहे हो, बाकी सभी का आंसर आ गया है। 5 सेकंड और, जल्दी से आप आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? सर आपने पूछा कि कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो बोलोगे 1/2 को, तो आप बोलते ही वो आधा है ना, ये आधा है। फ्रैक्शन होता क्या है? पूर्ण का कुछ भाग होता है, भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है। तो बोलोगे आधा क्या होता है? एक पूरी चीज का कुछ भाग ही होगा। तो बोलेंगे 1/2 एक भिन्न है, और भिन्न है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। 5/7 क्या है? ये भी एक भिन्न है ना, 7 में से 5 हिस्से, कुल 7 में से 5 हिस्से। तो आप बोलोगे यह भी सर हमारा एक भिन्न है, और भिन्न है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 4/4 के बारे में बताइए, आप क्या बोलोगे 4/4 को? आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे अगर सेम लिखा गया है 4/4, तो आप इसको काट कर एक लिख दोगे, है ना, 1। ठीक है, कभी भी अगर A/A के फॉर्म में नंबर आता है तो इसे आप एक लिख देते हो, है ना। तो आप बोलोगे सर एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, किसी भी पूरी चीज को दिखा रहा है। तो कोई भी चीज अगर पूर्ण है तो वह भिन्न नहीं हो सकता। तो पूर्ण और भिन्न में अंतर समझिएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कोई भी चीज जो पूरी हो सकती है वो किसी चीज का हिस्सा नहीं होगा। तो आप बोलोगे पूर्ण भिन्न नहीं होगा। तो भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग होता है, ठीक है। तो आप कहोगे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न नहीं था। तो भिन्न नहीं था तो इसलिए हमारा सही उत्तर है। 8/6 क्या है? 8/6 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4/3 आ जाएगा, 2 से काटोगे, 4 बार में, 2 से 3 बार में। तो देखो पूर्ण संख्या नहीं आ रहा ना, तो ये पूर्ण नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे सर ये भिन्न है, ठीक है। ऊपर में बड़ा भी रह सकता है, बिल्कुल भिन्नों के प्रकार में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? ये समझ में आया या नहीं आया? ऐसे मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगर मैं अभी आपसे पूछूं 4/12 एक भिन्न है कि नहीं है? अब आप काफी जल्दी बोल दोगे सर 4/12 एक भिन्न है। 4/12 भिन्न इसलिए होगा कि 12 में से 4 हिस्से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते तो है 4/12, कई बार मैं रीड कर चुका हूँ 4/12। 4/12 का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ 4/12 का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है ये, है ना। तो इसको समझते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने पेज दिख रहे हैं लाल कलर का, आप काफी जल्दी बोल दोगे सर यहाँ पर एक पेज दिख रहा है ना, एक पेज दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस एक पेज को 12 बराबर हिस्से में बांट दूं, है ना, 12 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो कुछ इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, है ना। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 हिस्सों में से बांटा गया। मुझे बताइए क्या ये सभी 12 हिस्से एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं आपको? सभी 12 हिस्से आपस में बराबर दिख रहे हैं? पहला हिस्सा दूसरे के बराबर, पहला हिस्सा छठे के बराबर, तो जितने भी हिस्से हैं सभी आपस में बराबर है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप मुझे 4/12 के बारे में बताओ कि 4/12 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर 12, कुल 12 हिस्सों में से 4 हिस्से। ऐसे ही पढ़ा है ना आपको, कुल 12 हिस्सों में से 4 हिस्से। तो इस 12 बराबर हिस्सों में से किसी भी 4 हिस्से को आप कलर कर दो, ठीक है, किसी भी 4 हिस्से को आप कलर कर दो। तो आप बोलोगे सर इस वाले भाग को देखो, 4 हिस्से को ब्लू कलर से रखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस 4 हिस्से को मैंने रंग दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू वाले हिस्से को आप बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 हिस्से को रंगा गया, कुल कितने हिस्से में से? बताइए जल्दी से। 4/वाट? 4/12। हाँ, सिंप्लीफाई फॉर्म में उसे 1/3 लिख सकते हैं, अभी के लिए आप कह रहे हो 4/12, ठीक है। कुल 12 हिस्से थे, उसमें से 4 हिस्से, ठीक है, 4/12। अच्छा अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि चलिए मुझे बताइए
रेड वाले हिस्से को आप कैसे रिप्रेजेंट करके बताओगे? रेड वाले हिस्से को आप बताओ, आप काउंट कर लो कि रेड वाला हिस्सा कितना है। आप बोलोगे एक हिस्सा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो आपने बोला कि 8 हिस्से सर लाल है। कुल हिस्सों में से कितने में से? कुल 12 हिस्से में से। ठीक है, 8 में से 12। ठीक है, 8/12। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करके 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, बताइए ये समझ में आया, हाँ या ना? कुल 12 हिस्सों में से, क्योंकि यहाँ पर 12 पार्ट में डिवाइड किया था, तो अभी के लिए मैंने 12 लिया है नीचे, और 8 हिस्सों को लाल रंगा दिया। चलिए, अब आपको क्या समझना है कि कभी भी अगर मैं भिन्न को लिखूं p/q के रूप में, ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है इसे अंश कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहते हो और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो आप बोलोगे सर ऊपर में जो नंबर लिखा गया है उसे आप अंश कहते हो, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं, डेनोमिनेटर। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न दो चीज से मिलकर बना होता है। तो ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है। फॉर्मेट क्या होता है? न्यूमरेटर बटा डेनोमिनेटर। बड़ा कोई भी हो सकता है, छोटा कोई भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5/13, तो मुझे बताइए यहाँ पर अंश कितना है? अंश कितना है? अंश बोलोगे सर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। हर कितना है? तो हर बोलोगे सर नीचे वाले को हर कहते हैं, तो यहाँ पर 13 बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 7/25, तो यहाँ मुझे बताइए 25 क्या है? यहाँ पर 7/25 में 25 क्या है? 7/25 तो एक भिन्न है, उसमें 25 क्या है? 25 को बोलोगे सर 25 हमारे पास हर है ना, डेनोमिनेटर। समझ में आया? और 7 क्या है? 7 अंश है। ठीक है, 7 अंश है। तो इतना क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन पूछूं आप सभी से, काफी आसान सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, होल सेक्शन में सभी लोग आंसर कीजिएगा। बोला जा रहा है 7/8 में, क्वेश्चन है 7/8 में 7 क्या है? चलिए ये बताइए, बहुत ही आसान है। 7/8 में 7 क्या है? ध्यान से देखिए, ऊपर वाले नंबर को आप क्या कहते हो? क्या 7 भिन्न है? सिर्फ 7 की बात कर रहा हूं। क्या 7 हर है? क्या 7 पूर्ण है? क्या 7 अंश है? देखना कहाँ है? 7/8 में। देखिए ऊपर वाले नंबर को आप क्या कहते हो? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें भी आप अगर गलती करोगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बस हड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, आप ध्यान से करो, बहुत ही आसान सा चीज है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। अभी 2 बच्चे का और बच रहा है, तो जल्दी से आंसर करो आप। 10 सेकंड और दिया जा रहा है, 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर, इसको समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ मुझे बताइए, ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत आए। मुझे बताइए कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है? चैट में लिख के बताइए कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो गगन का आंसर है, अशोक का आंसर है, ठीक है, अफाक का आंसर है, रुस्ता, पूनम, गजनी, शाहिल, ठीक, शाहिल। चलिए मुझे बताइए अब कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है? अब वो लिखेंगे जिनका आंसर ऑप्शन बी है। किसी का नहीं? अमित, अमित आप अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ आपको हर क्यों लगता है? आप अभी क्लास में थे जब मैं पढ़ा रहा था आपको। अपना माइक पहले आप ऑन कर लो। अमित आप अपना माइक ऑन करो। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इससे बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब आंसर बदल गया आपका, है ना? चलिए ठीक है, इसको समझ लो। ठीक है, अगर नहीं माइक ऑन कर दो।
देखो माइक ऑन करके बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बस आपको समझा दूंगा आपसे बातें करते करते, आप काफी जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, आप बोलोगे सर 7/8 में ऊपर जो नंबर लिखा रहता है ना, कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, है ना, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। बस ये याद करना है आपको, है ना। तो 8 हर होगा, 7 हमारा अंश होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये गलत होगा। हर कितना होगा, हर हमारा 8 है इसमें। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट हो सकते हैं कि सर 7 पूर्ण भी तो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्यों नहीं हो। 7 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल 7 पूर्ण है, लेकिन 7/8 में 7 क्या है, अंश। ठीक है, अगर मैं लिखूं 3/5 लिख दूं, 3 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 3/5 जो भिन्न है, भिन्न में 3 क्या है, अंश है, और 5 हमारा हर। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ या नहीं। अगर मैं लिख दूं x/y, तो मुझे बताइए यहाँ पर अंश क्या है, अंश कौन सा है यहाँ पर x/y में। बोलोगे ऊपर वाले को अंश कहते हैं सर, है ना, ऊपर वाले को x को अंश कहोगे, है ना, तो आप बोलोगे x हमारा अंश। चलिए ठीक है, थोड़ी सी चीजें और सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ फिगर बनाए गए हैं, तो अगर मैं इसको बोलूं कि इस वाले भाग को मैं इस तरीके से रंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं पूछूं कि आपसे पीले वाले भाग को आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए, पीले वाले भाग को जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर कुल यहाँ पर इस सर्कल के कितने हिस्से हो गए, बोलोगे कुल 8 हिस्से हो गए, है ना। कुल हिस्से देखो आप काउंट करके, तो आप बोलोगे सर 8 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसको तो बिठा रहा हूँ, तो टोटल आपके पास 8 हिस्से हैं। ठीक है, 8 हिस्से बराबर है, उसमें से कितना हिस्सा पीला है, तो बोलोगे सर एक हिस्सा पीला है कुल 8 हिस्सों में से, तो 1/8 लिख दीजिए। ठीक है, अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं, ठीक है, पर्पल वाले की, तो पर्पल वाले को बोलोगे सर एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, तो 3 हिस्सा पर्पल है कुल 8 हिस्सों में से। ठीक है, अगर मैं ग्रीन की बात करूं, तो ग्रीन के लिए आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 हिस्सा कुल 8 हिस्सों में से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ग्रीन हमारा 4/8 हुआ, येलो हमारा 1/8 हुआ, और पर्पल 3/8। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, कितने त्रिभुज है, आप काउंट करोगे, बोलोगे सर 1 2 3 4, कुल कितने त्रिभुज है, तो आप बोलोगे कुल हमारे पास 4 त्रिभुज है, चारों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें से अगर मैं बोलूं कितना त्रिभुज, देखो यहाँ पर दो चीज हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कितने त्रिभुज ऑरेंज कलर के हैं, तो आप बोलोगे सर 3 त्रिभुज ऑरेंज कलर के हैं, 1 2 3, तो 3 त्रिभुज ऑरेंज। लेकिन अगर मैं इसे बोलूं कि P/Q के रूप में लिख के बताओ, पूर्ण के कुछ हिस्से के रूप में बताओ, तो क्या लिखोगे, अब 3 त्रिभुज नहीं लिखोगे, बोलोगे सर 3 त्रिभुज ऑरेंज है कुल 4 त्रिभुज में से, तो 4 में से 3 त्रिभुज ऑरेंज। क्लियर है। यहां पर मुझे बताओ कि ये जो दिख रहा है मुझे, और हल्का हरे कलर का जो दिख रहा होगा आपको, है ना, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे 2 1 और 2, 2 तीर हरा है, कुल कितने में से, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, कुल 5 में से। ठीक है, अगर ब्लू वाले की बात करूंगा, तो बोलोगे 1 2 3, 3 ब्लू है कुल 5 में से। तो ये समझ में आ रहा ना कि नीचे में क्या आता है, नीचे में कुल आता है, ऊपर में आता है जिसके भी आप बातें कर रहे हो, जिसके बारे में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। क्लियर हुआ, ऑल क्लियर। ठीक है, अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो यस लिखिए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी होमवर्क नोट करना है आपको।